आज ऊपर निकल गए, रोज दिल्ली मुंबई वाला ऊपर से ऊपर निकला जा रहा। अब अर्निंग 100 रुपये होती थी, अब घट के 10 रुपये रह गई, काम खत्म। सुबह उठते हैं तो पहले राम का ही नाम लेते हैं। देखिए कोई भी सेना का अगर नायक अच्छा होगा तो वो सेना युद्ध जीतेगी। भाई वो हमारा बाप थोड़ी है, नेतृत्व है, नायक है। मैं अगर स्थानीय समस्याओं पर बात कर रहा हूँ तो वहाँ जय श्री राम गाया जा रहा। अरे पहले मुझको बोलने तो दो। इस पहले तो आप शिक्षित करिए, शिक्षित के बाद रोजगार के साधन बढ़ाइए। बात सिर्फ इम्प्लीमेंट की है। चुनावी चाचा आके बैंड बजा जा। कायदे से आप जैविक खाद करिए। लोग बीमार होते जा रहे हैं, कैंसर हो रहा है, किडनी हो रहा है, इसके मरीज बनने आ रहे हैं, इनसे कोई बात ही नहीं करता है। मेन चिल्लाने से कुछ नहीं। राम से है। मैं ये इतनी देर से पूरी डिबेट में मैं यही सुन रहा हूँ। जय श्री राम कहीं ना कहीं कमी है। जय श्री राम से ही इनको दिक्कत है। और हमारे बोलने से, आपके बोलने से स्थानीय समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा। उन्होंने काम किया होता चारों क्षेत्र में तो आज ये दर दर न भटकना पड़ा और हा हुल्ला न करना पड़ता होता, ठीक है ना। तो चुनाव बैठे बैठे साक्षी महाराज जीतते। तो आज लोग रोजगार दीजिए, बिजनेस दीजिए, एजुकेट करिए, वो अपने आप रोजगार ढूंढ लेंगे। आप जो अशिक्षा है, अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप दूर हो जाएगा। भाई कह रहा था कि मतलब इतना विकास हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, हाँ जितनी भी योजनाएं चल रही हैं अभी तक की, चाहे एफडीआई का विरोध करते थे कि एफडीआई आएगा तो देश गुलाम हो जाए, उसी एफडीआई को आज 70-80% पर लेके यही सरकार गई है। बनाई हुई कांग्रेस की है। नरेगा सबसे बड़ी योजना उन्हीं का, वही चला रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आधार कार्ड, नंदन नीन कल्याण है, वो भाजपा कांग्रेस की सरकार का ही था, आज वही चला रहे हैं। बात सिर्फ इम्प्लीमेंट की है कि कोई चीज़ वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए और ये सरकार कर पा रही है। तो कोई ये न कि उन्होंने काम नहीं किया। हाँ जिस हिसाब से काम होना चाहिए उन लोगों ने नहीं किया, तभी हमने सरकार को बदला और माननीय मोदी जी को लाए। तो वही बात यहाँ पर भी आती है। जब हम केंद्र सरकार में ये चीज़ें कर सकते हैं केंद्र में, तो वही चीज़ लोकल स्थानीय स्तर पर लागू होती है। जब हमको शिक्षा नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, चिकित्सा व्यवस्था नहीं मिलेगी, पुल नहीं मिलेगा, संसाधन नहीं मिलेंगे, तो आदमी विरोध करेगा। ये हमारा जनसिद्ध अधिकार है। और जनप्रतिनिधि इसलिए जनता, जब अगर सारे काम जनता को ही विकास कराने होते, हाँ जैसे वो भाई साहब कह रहे थे कि बाप से हम बताएंगे नहीं, अरे हम भी बताने होता तो हम चुनते क्यों? हमारे पास अपनी फैमिली, पहले हम उनको कमा खिला लें, उनको पढ़ा लें, ये कर लें, ये काम हमारा थोड़ी। हम तो इसीलिए जनप्रतिनिधि चुनते हैं कि वो हमारे जिले का या एक संसद जो चुना जाता है संसदीय सीट पे, वो हमारी संसदीय सीट का क्या करता है, नेतृत्व करता है। तो फिर वो नेतृत्व वाली बात कहाँ गई? भाई वो हमारा बाप थोड़ी है, नेतृत्व है, नायक है। सेना, देखिए कोई भी सेना का अगर नायक अच्छा होगा तो वो सेना युद्ध जीतेगी, और अगर नायक अच्छा नहीं होगा तो सेना युद्ध नहीं जीतेगी। ये हम बात कर रहे हैं स्थानीय स्तर पे। तो स्थानीय स्तर पे अगर इन चीज़ों पे इन्होंने काम किया होता चारों क्षेत्र में, तो आज ये दर दर न भटकना पड़ा और हा हुल्ला न करना पड़ता होता, ठीक है ना। तो चुनाव बैठे बैठे साक्षी महाराज जीतते। तो आज बाहर निकलना पड़ा, कहीं ना कहीं कमी है। ये विचार को जय श्री राम चिल्ला, हम जब सुबह उठते हैं तो पहले राम का ही नाम लेते हैं, पूजा पाठ, चिल्लाने से कुछ नहीं। राम से है। मैं ये इतनी देर से पूरी डिबेट में मैं यही सुन रहा हूँ। जय श्री राम से ही इनको दिक्कत है। अभी लास्ट डिबेट, और कोई दिक्कत नहीं। मैंने अभी लास्ट डिबेट करी। मैं अगर स्थानीय समस्याओं पर बात कर रहा हूँ तो वहाँ जय श्री राम गाया जा रहा। अरे पहले मुझको बोलने तो दो, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। बात को कहीं दूसरे रोड में मत लेके जाइए। और हमारे बोलने से, आपके बोलने से स्थानीय समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा, वो बाकी लोगों को भी दिख रही हैं। एक पॉइंट ये है कि जैसे कि समाज में देखा जाए एजुकेशन महत्वपूर्ण अपना विशेष स्थान रखता है, तो एजुकेशन में आरक्षण कितने हद तक सही है? मेरे हिसाब से देखिए आरक्षण नाम की चीज़, देखिए जब पूर्व में जो भी नेता आए थे उन लोगों ने आरक्षण उस समय इसलिए ज़रूरी बनाया था कि लोगों की स्थितियाँ नहीं अच्छी होती थी, तो बनाया गया था। लेकिन उन्होंने ये भी मेंशन कर रखा था कि जब चीज़ें हमारी सही होंगी तो आरक्षण हटना चाहिए, ना कि आना चाहिए। इस पर भी लोग कोई बात करें ना, आरक्षण देना अच्छी बात है, लोगों को रोज़गार दीजिए। आप लोगों को रोज़गार दीजिए, बिजनेस दीजिए, एजुकेट करिए, वो अपने आप रोज़गार ढूंढ लेंगे। आपके यहाँ जो अशिक्षा है, अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप दूर हो जाएगा। पहले तो आप शिक्षित करिए, शिक्षित के बाद रोजगार के साधन बढ़ाइए और चिकित्सा व्यवस्था करिए। जब आगे इनकम बढ़ेगी, लोगों को बीमारी से तो बचाइए, बीमारी से तो बचाएं। दिनों पे दिन आप बात करते हो, आज खाद देखिए कितनी खाद पड़ती जा रही। कायदे से आप जैविक खाद करिए। लोग बीमार होते जा रहे हैं, कैंसर हो रहा है, किडनी हो रहा है, इसके मरीज बनने आ रहे हैं, इनसे कोई बात ही नहीं करता है। सरकार ठीक है, बेरोजगारी क्यों है? बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि जब तक कोई देश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाएगा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साधन नहीं बनाएंगे। अब जैसे बात करते हैं, जैसे ये हाईवे बनने हैं, ठीक है, एक जिले से जिले को जोड़ दिया, जिला से बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट अच्छा है। लेकिन बताइए जब ये हाईवे नहीं थे तो लोग जो बाहर का आ रहा, लोकल का आ रहा, इसी सड़क से निकलता था, तो लोगों के 10 रुपये की जगह 100 रुपये होते थे। आज ऊपर निकल गए, रोज दिल्ली मुंबई वाला ऊपर से ऊपर निकला जा रहा। अब स्थानीय दुकानें, काम खत्म। जो अर्निंग 100 रुपये होती थी अब घट के 10 रुपये रह गई, क्योंकि स्थानीय आदमी कितने हैं, वो आ गए चले गए। जो आदमी बाहर से आ रहा, कार्ड निकल रहा, वो 100, 200, 500 की चीज़ खरीदता था। 10 लोग साथ जा रहे, कोल्ड ड्रिंक कहीं चिप्स खरीदता था। अब लोकल स्थानीय रहते हैं, बाकी तो ऊपर से निकल जाएंगे, स्थानीय रुकेंगे नहीं। कायदे से आपको रोजगार बढ़ाना चाहिए था, तब हाईवे आपको दिखते। अब लोकल लोगों की जो इनकम थी निकलिए, जो 1000 रुपये डेली कमाते थे वो 100 रुपये में रह गए। तो मोदी जी
जी कह रहे हैं कि आप ठेला भी लगा सकते हैं, हाँ तो ठेला लगा रहे भाई, लोग ठेला लगा रहे, क्या करें, मोदी जी कह रहे तो लगाएंगे अपना व्यापार। भाई। हम तो खैर हमने पढ़ाई लिखाई करी, आज बैंक की नौकरी है, एडवोकेट भी है, ठीक है, एडवोकेट 4 साल पहले करते थे, आज बैंक में नौकरी लग गई, तो एडवोकेसी नहीं कर रहा हूँ, कोई सेंटर कर दिया है। उन्होंने स्किल सेंटर, हाँ स्किल सेंटर खोला है भैया, जिसको मिल रहा है अच्छी बात है, हमें तो नहीं लग रहा है, जिस हिसाब से मानते हैं स्किल सेंटर खुलना तो फिर जगह जगह खोलिए, सबको रोजगार दीजिए, उनकी संख्या बढ़ाइए, संख्या तो बढ़ नहीं रहा। जो चीज़ 60 लाख आज उधारी थी वर्ल्ड बैंक में, आज वो आप देखिए 220 दिन पर डालर में पहुँच गई है, उसको भी तो देखिए ना। वोटों जीतेंगे, साक्षी महाराज कितने वोटों जीते हैं? साक्षी महाराज मेरी राय में तो साक्षी महाराज नहीं जीत रहे हैं, ये तो निर्णय लोकतंत्र ही करेगा। हम बड़े मेरी राय में हम फिर कह रहे, मेरी राय में लोकतंत्र निर्णय करेगा कौन जीतेगा, ये भी हम कहने वाले नहीं होते, सर्टिफिकेट तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि हम एक छोटे से हम भी कार्यकर्ता हैं, किसी उन्नाव जिला में रहते हैं, कौन जीतेगा तो ये उन्नाव का लोकतंत्र ही निर्णय करेगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं तो माननीय सांसद जी जो बसपा से खड़े हैं अशोक पांडे जी, जिनको उन्नाव में अब की बार उन्नाव का लाल कहा जा रहा है, मैं उनके लिए समर्थित हूँ। हाँ उनको पसंद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो शिक्षित हैं, योग्य हैं, कर्मठ हैं, बहुत सारे पेपरों में हेड संपादक भी रहे हैं, ठीक है। खुद के यहाँ 3 बच्चे, 2 बच्चे, बहू बेटा IAS है, 2 बच्चे उनके एम्स में, जब पढ़े लिखा समाज है। अगर वो जीतेंगे तो उन्नाव की जन समस्या को बेहतर ढंग से सदन में उठा पाएंगे, इसलिए मेरा समर्थन अशोक पांडे जी को, बसपा के प्रत्याशी को है। अच्छा फाइनली बात करते हैं, आपसे बात करके अच्छा लगा। दिन में कोई कसक रह गई हो या कुछ बात करनी है फाइनली, क्या कहेंगे? फाइनली देखिए हमारी कसक तो नहीं, लेकिन जैसे हम हमेशा माननीय प्रधानमंत्री मोदी से अगर मेरा ये पहुँचे तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि जब भी आप किसी को टिकट दो तो उसका रिपोर्ट कार्ड मांगिए कि आपने उन्नाव में क्या काम कराया, फिर आप टिकट दीजिए, फिर हमसे पूछिए, कोई भी हो, पूरे उन्नाव, पूरे भारत देश में जितने आपके सांसद हैं, ठीक है, उनसे आप जब टिकट देने से पहले कहिए अपना रिपोर्ट कार्ड लाइए, किसी से नहीं, खुद लाइए, कौन से काम कराए, और फिर उन काम का वेरिफिकेशन कराया नहीं रहा, तब आप टिकट आवंटन करना चाहिए। यही नाराज़गी मेरी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से है, और कोई मेरा इश्यूज़ नहीं है।